हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर मिलती है आपको क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों की विज्ञान की परीक्षाएं हो चुकी हैं कक्षा 10वीं टर्म 2 के लिए, आज हम लगाने जा रहे हैं हमारा जो सेट नंबर है जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 31/4/1। हम इस क्वेश्चन को, इस सेट को आज सॉल्व करने जा रहे हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे और उसके किस प्रकार से जो आपका उत्तर है वो होना चाहिए था। बात समझ में आ गई? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस प्रश्न पत्र में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिनको हमने लगाया था सैंपल पेपर में। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे जिसको हमने लगाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। क्लियर हो गया? इसलिए आप हमेशा हमारी वेबसाइट पर जो भी सैंपल पेपर या फिर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज होती है उसको कभी भी मिस ना करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स वहां से पूछ लिए गए थे इस बार आपके टर्म 2 की एग्जाम में, है ना। चलो देख लेते हैं भाई सबसे पहले कि इस परीक्षा पत्र में, देखिए ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको बखूबी पता है। हम आते हैं पहले सवाल की तरफ और देखते हैं पहले सवाल में हमसे क्या पूछा गया था और हमें कौन सी चीज वहां पर लिखनी थी। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखो बच्चों, बात हो रही है कि समझाइए कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। बाएं से दाएं, किसका बाएं से दाएं? तो भाई आपका बाएं से दाएं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये इस बोर्ड के हिसाब से बाएं से दाएं जाने पर जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर भी प्रोटॉनों की संख्या या फिर नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता है, पर परमाणु आकार के साथ में ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली क्यों पूछा गया है, तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ना कुछ ऐसे तत्व बनाते हैं जिसमें बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे हम समझ सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा सोडियम, उसके बाजू में मैंने लिखा मैग्नीशियम, सोडियम के नीचे मैंने लिखा पोटेशियम, मैग्नीशियम के नीचे मैंने लिखा कैल्शियम। बात समझ में आ गई? तो भाई बाएं से दाएं भी हो गया, बाएं से दाएं भी हो गया और आपका ऊपर से नीचे भी हो गया। क्लियर? तो इनका यह कहना है कि जब आप बाएं से दाएं गए, ठीक, और ऊपर से नीचे गए, तो जो परमाणु आपका, परमाणु के नाभिकीय आवेश जो है वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो नाभिकीय आवेश जो है वो क्या हो रहा है भाई, वो बढ़ रहा है, पर परमाणु के आकार में इस तरीके से परिवर्तन नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान से देखो, ऊपर से नीचे जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है और प्रोटॉन जो है भाई वो कहां पर पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं आपके नाभिक में, इसीलिए नाभिक आवेश जो है वो बढ़ता है। तो क्या लिखोगे? देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है भाई, 11 है। इसका कितना है? तो 19 है। यहां पर परमाणु क्रमांक 12 है और यहां पर 20 है। तो आप यदि प्रोटॉनों की संख्या देखेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? सोडियम के पास 11 है, मैग्नीशियम के पास 12 है। आप यदि सोडियम और पोटेशियम में तुलना करेंगे स्टूडेंट्स, तो सोडियम के पास 11, पोटेशियम के पास 19, मतलब परमाणु की संख्या, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है और साथ में आपके प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। बात समझ में आ गई? तो प्रोटॉनों की संख्या बाएं से दाएं भी बढ़ रही है और ऊपर से नीचे भी बढ़ रही है। मतलब ये कि जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो जो आपका धनात्मक नाभिकीय आवेश होगा वो भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऊपर से नीचे जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इसीलिए आपका नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? तो मैं यहां पर इस कहानी को ही खत्म कर देता हूं कि भाई जो नाभिकीय आवेश रहेगा, क्या रहेगा? नाभिकीय आवेश रहेगा। नाभिकीय आवेश जो रहेगा स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, अनुक्रमानुपाती रहेगा, है ना। अनुक्रमानुपाती रहेगा किसके साथ में? तो ये रहेगा आपके किसके साथ में? परमाणु क्रमांक के साथ में रहेगा। और किसके साथ रहेगा? प्रोटॉनों की संख्या के साथ में रहेगा। प्रोटॉनों की संख्या के साथ में रहेगा। तो जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, बात समझ में आ रही है? तो जब आपका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, तब क्या होगा? नाभिकीय आवेश होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? उसमें आएगा परिवर्तन। बात समझ में आ गई? चलिए तो इस बात को हम यहां पर लिख लेते हैं। परमाणु
आकार के साथ ऐसा नहीं होता है, परमाणु आकार के साथ ऐसा नहीं होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। इस वाले भाग को यहां से हटाते हैं। बात समझ में आई? तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे? ऊपर से नीचे, देखिए दाएं से बाएं, एक काम करें इसको फ्रेश स्लाइड में लिखे, यहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे जाने पर, दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, परमाणु क्रमांक, और हम इसको लिख देते हैं प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की क्या लिख सकते हैं? संख्या। बात समझ में आ गई? तो परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉनों की जो संख्या है वो क्या होती है? बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, तो जिसके फलस्वरूप नाभिकीय आवेश क्या होगा? बढ़ेगा। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? आप इसको पहले अपनी कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि 2 नंबर के लिए था तो बड़ा ही आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये वाली कहानी समझ में आ गई आप लोगों के? अब एक काम करते हैं भाई, हम सोडियम लेते हैं यहां पर 11 और यहां पर हम लेते हैं मैग्नीशियम यानी कि 12। अब आप मुझे को एक बात बताओ, बड़े दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई एक धनात्मक आवेश जो रहेगा वो ऋणात्मक के साथ आकर्षण बल लगाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश क्या होगा? बढ़ेगा। तो धनात्मक आवेश यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं भाई? नेगेटिव होते हैं। तो धनात्मक प्रोटॉन नाभिक में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। तो जितना नाभिकीय आवेश होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों पे लगेगा आकर्षण बल। जितना नाभिकीय आवेश होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे लगेगा आकर्षण बल। बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि इस चीज को आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, मैं उसको वहां से हटाता हूं और अब परमाणु आकार से मैं इसको कनेक्ट करता हूं। बात समझ में आ गई? पक्का? देखो तो बताओ जरा, बाएं से दाएं जाने पर इसके पास प्रोटॉनों की संख्या कैसी है? ज्यादा है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है, पर साथ में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो कैसी होती है? बढ़ जाती है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से क्या होगा? तो देखो क्या होगा। देखो ये सब नोट कर लिया ना आपने? स्क्रीनशॉट ले लो, यदि नोट नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो उसको भी हम यहां लिख लेते हैं कि भाई नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ जाएगा। आकर्षण बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? तो इससे जो अब इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल गया तो अब आपका जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रहा है, तो इससे त्रिज्या क्या हो जाएगी? इससे जो त्रिज्या है, अब त्रिज्या कम होगी तो अंडरस्टूड है कि जो आकार है वो भी क्या होगा? तो इससे त्रिज्या या आकार क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। इससे त्रिज्या या आकार कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि सोडियम का आकार ज्यादा होगा और मैग्नीशियम का आकार कम होगा। तो इससे हमने ये सीखा कि जो आपका सोडियम का आकार है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ सोडियम ज्यादा होगी। रेडियस, त्रिज्या को क्या कहते हैं भाई? रेडियस कहते हैं मैग्नीशियम से। अब ध्यान से देखो, दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही थी, जिसके फलस्वरूप
नाभिकीय आवेश बढ़ रहा था। सोडियम का नाभिकीय आवेश कम था, मैग्नीशियम का नाभिकीय आवेश ज्यादा था। पर जब हमने त्रिज्या या आकार की बात की तो अब सोडियम की त्रिज्या ज्यादा है और मैग्नीशियम की त्रिज्या जो है या आकार जो है वो कैसा है, कम है। तो दाएं से बाएं जाने पर, सॉरी बाएं से दाएं जाने पर तो ये वाला जो पीरियोडिक ट्रेंड यानी कि आपका आवर्त चलन है ये फॉलो नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, चलो अब इसका दूसरा वाला भाग लिखते हैं। थोड़ा सा यार छोटा लिखना पड़ेगा, लिख लेंगे। पर बाएं से वहां पर सारी चीजें समझाई जा चुकी हैं। बाएं से दाएं जाने पर नाभिक, क्योंकि भाई आपका जो नाभिक है वो कैसा है, धनात्मक है ना, लिख देते हैं इसको यहां पर, कोई सिंपल सी चीज है। नाभिक कैसा है, धनात्मक है, कहानी सिंपल है। बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर नाभिक जो होगा, ठीक है, नाभिकीय आकर्षण क्या होगा, नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाएगा। और आकर्षण यदि बढ़ जाएगा तो नाभिक बहुत ज्यादा आकर्षण बल के साथ इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाएगा जिससे आकार, या फिर आप ऐसे लिख दो त्रिज्या जो है वो कम हो जाएगी। तो यही तो पूछा गया था, ध्यान से देखो, जिससे आकार या त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगी, कम। मतलब जब आप बाएं से दाएं जा रहे हो तो आवेश बढ़ रहा है पर आकार कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमने दाएं से बाएं देख लिया, अब हम ऊपर से नीचे देख लेते हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब ऊपर से नीचे के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर से नीचे के लिए चलो यहां पर कर ही लेते हैं ना। अब ऊपर से नीचे जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो भाई ये था आपका सोडियम, और सोडियम के एग्जैक्टली नीचे पाया जाता है आपका पोटेशियम। अब सोडियम जो था वो था आपका 2, 8 और कितना भाई 1 था, ये था आपका 2, 8, 8 और यहां पर आपका 1 था। दोनों एक ही आवर्त में, सॉरी एक ही समूह में पाए जाते हैं, इसलिए दोनों की संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या और संयोजकता एक समान है। बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान से देखो, 3 कोश हैं, नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, नाभिकीय आवेश तो बढ़ रहा है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, पर इसमें जो कोशों की संख्या है वो कितनी है, तो ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। चलो देखो 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 देखो, तो भाई ये आपका हो गया नाभिक, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, 3 ही कोश हैं। पर जब हम पोटेशियम की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश और ये लो चौथा कोश। बात समझ में आ गई। तो कोशों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा कि यहां पर ऊपर से नीचे जाने पर आवेश भी बढ़ेगा, आकार भी बढ़ेगा, आवेश भी बढ़ेगा। और तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे जाने पर आवेश भी बढ़ेगा और आकार भी बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर तो आवेश और आकार जो है वो एक समान चल रहा है, पर बाएं से दाएं जाने पर ये जो चलन है वो एक जैसा साबित नहीं हो पा रहा है। तो अब ये बात समझ में आ गई ये वाली, पक्का। तो उसको हम यहां पर कैसे लिखेंगे, वहां पर लिख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके छोटे भाई बहनों के काम आएगा, क्योंकि अब आपकी 10वीं तो हो चुकी है। पर कक्षा 11वीं में यदि आप रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अपने दिमाग के अंदर आप फिट रखिएगा। बात समझ में आ गई। चलो ध्यान से देखो, तो अब ऊपर से नीचे जाने वाली कहानी भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स। ऊपर से नीचे आवेश, कौन सा आवेश, तो नाभिकीय आवेश, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये। नाभिकीय आवेश एवं आकार दोनों बढ़ेंगे। तो क्योंकि हमने ये समझ लिया है सॉल्यूशन के साथ में, यदि आपने ऐसा लिखा है तो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैंने कराया था स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है, बढ़ेंगे।
ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर नाभिकीय आवेश और आकार दोनों बढ़ेंगे। तो ऊपर से नीचे में तो सब कुछ सही चल रहा है, पर बाएं से दाएं में चीजें सही नहीं हो रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यह आंसर आपको लिखना था बच्चों, आपका जो सवाल पूछा गया था उसमें। ठीक है, नोट कर लो। कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समय बहुत कम है, आपको अपने दूसरे जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी करनी होगी। यस और नो। तो निम्न कार्बन यौगिक में, ओके ठीक है, निम्न कार्बन यौगिकों में बहुत सारे कार्बन यौगिक दिए हुए हैं। इसमें बताना है, ये जो 5 कार्बन यौगिक दिए हुए हैं इसमें आपको 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं। सीधी सी बात है कि हर का जो मार्क रहेगा वो कितना रहेगा, 0.5, आधे नंबर का जो है सवाल है। सीधी बात यह है। चलो आ जाओ। C3H6 में द्विसहसंयोजन आबंधों की संख्या। अब C3H6 क्या है, तो भाई ये है एक प्रकार का आपका क्या, ये होगा आपका एक प्रकार का एल्कीन, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रोपीन की। तो देख लो CH3, अच्छा वैसा वाला बना देते हैं इसका पूरा, 1 2 3 1 2, और इसको हटा देते हैं, ऐसा 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 और ऐसा। ध्यान से देखो, क्या आपको 6 हाइड्रोजन और 3 कार्बन दिख रहे हैं? तो बिल्कुल दिख रहे हैं, 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं और साथ में दिख रहे हैं स्टूडेंट्स 3 कार्बन। क्या बोला गया है? द्विसहसंयोजन आबंधों की संख्या। द्वि यानी कि डबल बॉन्ड, डबल सहसंयोजन बंध जो है आपके बॉन्ड्स हैं, तो कितने हैं? तो सिर्फ 1 है। ये पूरा तो सिर्फ 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बेटा इसका आंसर होगा आपका 1। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका 1। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम के बाद बताया भी था कि ये जो क्वेश्चन है ये हमने पहले भी किया हुआ था, जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो वहां पर भी ये सवाल हमने लगाया हुआ था। तो द्विसहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होगी? तो भाई 1 होगी। चलो, इसकी समजातीय श्रेणी का पहला यौगिक क्या होगा? अब समजातीय श्रेणी क्या होती है? तो समजातीय श्रेणी क्या होती है? जिसमें आपने देखा होगा कि जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है, CH2 इकाई के हिसाब से चीजें बढ़ती जाती है, उसको हम बोलते हैं समजातीय श्रेणी। जल्दी से हम इसको यहां पर देख लेते हैं। अब देखो C3H6 है, इस C3H6 ही है ना भाई, C3H6 है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्या रहा होगा? C2H4 रहा होगा। इससे पहले क्या रहा होगा? CH2 रहा होगा। तो भाई ये तो कोई यौगिक नहीं होता है, इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये होगा आपका CH3, यहां पर होगा CH, यहां पर डबल बॉन्ड CH2। इसकी आप बात करेंगे तो ये होगा CH3 पूरा नहीं हो पाएगा, CH2 और डबल बॉन्ड CH2। तो ये होगा उसकी समजातीय श्रेणी का पहला आपका क्या होगा भाई? तो यौगिक होगा, पहला यौगिक होगा। समजातीय श्रेणी क्या होती है? जब इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ऐसे आप आगे बढ़ते हैं ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे आप आगे बढ़ते हैं, तो हर बार क्या होता है? CH2 इकाई जो होती है वो जुड़ती जाती है। CH2 इकाई जो होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? जुड़ती जाती है। तो इस वाले में CH2 इकाई जो है हाँ, तो ये होगा पहला मेंबर। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? C2H4 होगा, उसको लिख लीजिएगा। ये होगा C2H4। C3H6 था। अब पूछा गया है दिए गए यौगिकों में किसकी वलय संरचना होगी? अब याद करो, कार्बन में ये जो श्रृंखलन होता है, चतुसंयोजकता होती है, इसके कारण ये बहुत सारे प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है स्टूडेंट्स। इसीलिए कुछ बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें वलय होता है, चक्रीय होते हैं बहुत सारे। तो इनमें चक्रीय कौन सा होगा? चक्रीय तो देखो भाई, ये तो चक्रीय नहीं हो सकता, इधर वाला भी नहीं हो सकता, इधर वाला भी नहीं हो सकता, पर जो आपका बेंजीन है ये आपका चक्रीय यौगिक है। जो बेंजीन है स्टूडेंट्स, ये कैसा है आपका? तो ये है बेटा चक्रीय यौगिक। कैसे है? ध्यान से देखो, हम इसको कैसे बनाते हैं बेंजीन को। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर बना देता हूं, इसको यहां से एक तरफ लगाते हैं। ये हो गया कार्बन 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 कार्बन। क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि जो कार्बन होगा वो चतुसंयोजकता के कारण 4 आबंधों का निर्माण करता है। तो भाई ये लो, प्रत्येक कार्बन ने 3-3 आबंध बना लिए हैं। अब यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर इन सभी जगह पर लगे हुए हैं एक एक हाइड्रोजन, इन सभी जगह पर लगे हुए हैं स्टूडेंट्स एक एक हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, और यहां पर हम इसको ऐसे बना देंगे। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो और एक तरीका है ऐसा बनाने का। कुछ समझ में आया? तो देखिए वलय है,
चक्रीय है एक प्रकार का, इसीलिए जो आंसर होगा चक्रीय या वलयकार आपका जो कार्बनिक यौगिक होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो भाई वो होगा आपका C6H6 और इसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, चलो इनमें से एल्केन कौन सा यौगिक है? अब एल्केन क्या होता है तो याद करो, एल्केन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो बेटा एल्केन होता है CnH2n+2। एल्केन होता है आपका CnH2n+2। एल्कीन क्या होता है? CnH2n। एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2। तो कोई दिख रहा है क्या? C3H6 C3H8, हाँ तो इसमें दिख रहा है C3H8। n को यदि हम 3 लेंगे तो 2 × n 6 धन 2 बराबर सी कहानी है, तो ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए, तो सिंपल सी कहानी है, इसको अच्छे तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, काम का सवाल है, बाद में कभी पूछा जा सकता है, आपके भाई बहनों के जूनियर्स के काम आ सकता है। चलो नोट कर लो। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्योंकि जल्दी जल्दी हमको लगाने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। अब बात हो रही है खंड ब की, जहां पर हर जो प्रश्न होगा आपका 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। बात हो रही है मेंडलीव की आवर्त सारणी को वर्गीकृत करने में जो यौगिक बने वो किन तत्वों से मिलकर बने थे? मेंडलीव की आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया गया था। अब याद करो, जब हाइड्रोजन की बात हो रही थी तब वर्गीकरण हुआ था आवर्त सारणी का। मेंडलीव की आवर्त सारणी को वर्गीकृत करने में जो यौगिक बने थे वो किन तत्वों से मिलकर बने थे? दूसरी बात, कैसे इन तत्वों से बने यौगिकों के आधार पर यौगिकों के आधार पर तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति बताई गई। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन के लिए हमें जाना पड़ेगा हाइड्रोजन के पास में और हम 3 यौगिकों की बात करेंगे, उसके बाद हम अपने जवाब को यहां पर लिखेंगे। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो यहां चलते हैं, बेंजीन को एक तरफ करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से देखना, देखो यहां पर 3 यौगिक लिख रहा हूं मैं, HCl, H2O, H2S। ध्यान से देखो, ये जो तीनों यौगिक हैं इसमें पहला क्लोराइड है, ऑक्साइड है और सल्फाइड है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से मैं कुछ और यौगिकों के बारे में यहां पर लिखना चाहूंगा, जैसे कि आपका NaCl, और हम बात करेंगे किसकी? तो भाई Na2O, और हम बात करेंगे किसकी? तो Na2S। क्लोरीन वाले क्लोराइड हैं, ऑक्सीजन वाले ऑक्साइड हैं, सल्फर वाले जो हैं सल्फाइड हैं। ठीक है, अब देखो, आपने कुछ गौर किया कि भाई हाइड्रोजन ने जितने आबंध क्लोरीन के साथ बनाए, इतने ही आबंध आपका जो सोडियम है उसने क्लोरीन के साथ बनाए। ऐसा ही जो है ऑक्सीजन के साथ हुआ, ऐसा ही जो है वो किसके साथ हुआ? सल्फर के साथ हुआ। मतलब ये कि हाइड्रोजन और सोडियम के आबंधों की या रासायनिक आबंधों की जो संख्या है वो एक समान है, क्योंकि दोनों की संयोजकता एक समान है। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं ऊपर, ये बड़ा काम आएगा कि जो हमारा हाइड्रोजन है, ध्यान से देखिएगा, हमारा जो हाइड्रोजन और किसकी बात हो रही है? और बात हो रही है किसकी? तो सोडियम की। हाइड्रोजन और सोडियम की जो संयोजकता है स्टूडेंट्स वो कैसी है? एक समान है। कि संयोजकता, हाइड्रोजन और सोडियम की जो संयोजकता है वो कैसी है? एक समान है। एक समान है, इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी संयोजकता एक समान होगी उनको हमें एक किसमें रखना पड़ेगा भाई? जिनकी संयोजकता एक समान होगी उनको हमें रखना पड़ेगा एक समूह में, एक ग्रुप में, एक पीरियड में नहीं, सॉरी ग्रुप में। ठीक है, तो हाइड्रोजन और सोडियम की जो संयोजकता है वो कैसी है? एक समान है। तो मेंडलीव ने क्या किया कि हाइड्रोजन को भी रख दिया किसमें भाई? सोडियम वाले में। पर बात क्या है कि देखो, पर एक बात तो ये हो गई। अब एक काम करते हैं, अब दोनों के ना, अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के अणुओं के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन के अणुओं के बारे में जानते हैं। तो ध्यान से देखो, H2 हो गया और इसी तरीके से Cl2 होता है और इसी तरीके से O2 होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब ध्यान से नीचे देखना, आप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, सॉरी क्वेश्चन बहुत इजी था, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा अजीब था। कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब देखो O2 है, H2 है, Cl2 है। अब ध्यान से देखना,
भाई ऑक्सीजन भी द्विपरमाणविक है, हाइड्रोजन भी द्विपरमाणविक है, क्लोरीन जो है आपका ये भी कैसा है, द्विपरमाणविक है। अब इससे यह साबित हुआ कि जब एक समान यौगिक बनाने के कारण हाइड्रोजन जो है वो सोडियम जैसा बिहेव कर रहा है, एक समान परमाणु जैसा हाइड्रोजन बना रहा है, सोडियम ऐसे ही बना रहा है, जैसा हाइड्रोजन वैसा सोडियम, जैसा हाइड्रोजन वैसा सोडियम। तो जैसे यौगिकों का निर्माण हाइड्रोजन कर रहा है स्टूडेंट्स, वैसे ही यौगिकों का निर्माण सोडियम कर रहा है। पर एक तरफ तो वो सोडियम के जैसा बिहेव कर रहा है, दूसरी तरफ वो ऑक्सीजन और क्लोरीन जैसा बिहेव कर रहा है। अब कहां ऑक्सीजन और क्लोरीन अधातु और कहां सोडियम जो है वो एक भरपूर धातु। इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो दोनों के जैसा बिहेव कर रहा है, सोडियम के जैसा, धातु के भी जैसा और अधातु के भी जैसा। तो ये बड़ी असमंजस्य वाली स्थिति हो गई मेंडलीव के लिए कि वो हाइड्रोजन को कहां पर रखें। बात समझ में आई, वो हाइड्रोजन को कहां पर रखें। तो ये एक विसंगति भी थी और एक कमी भी थी मेंडलीव के आवर्त सारणी की कि जो हाइड्रोजन है उसकी स्थिति जो थी वो निर्धारित या क्लियर नहीं थी। बात समझ में आई, तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम कैसे लिखेंगे भाई इसका आंसर, तो देखो इसका पूरा जो आंसर है वो मैं आपको लिखकर देने वाला हूं। यदि हम देखेंगे किसको, उन 3 यौगिकों को, उन 6 यौगिकों को, तो उससे यह पता चलता है कि हाइड्रोजन धात्विक गुणधर्म रखता है। बात समझ में आई। तो एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, बनाते हैं अपना आंसर। क्या कहते हो, क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, अपना बनाते हैं आंसर, मजेदार आंसर कि HCl, H2O, H2S और NaCl, NaCl के बाद Na2O और Na2O के बाद क्या था आपका, तो भाई हो हाँ Na2S को देखने पर यह प्रतीत होता है बच्चों समय बहुत कम है इसलिए हैंडराइटिंग पर बिल्कुल मत जाइए। बात समझ में आ गई। HCl, H2O और H2S को और इन सबको देखने पर यह प्रतीत होता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन धात्विक है। कैसा है, धात्विक नहीं कह सकते, धातु है, धातु जैसा है। बात समझ में आ रही है। चलो सबसे पहले तो इतना लिखो, फिर नीचे वाली लाइन भी लिखवा रहा हूं, है ना, नोट करो। तो स्टूडेंट्स HCl, H2O इन सबको देखने पर यह प्रतीत होता है कि जो हाइड्रोजन है वो धातु जैसा है। दूसरी तरफ ध्यान से देखिएगा, दूसरी तरफ H2O2 और Cl2 को देखने से यह प्रतीत होता है कि हाइड्रोजन जो है वो कैसा है, अधातु है। वैसे तो यह अधातु ही है, हाइड्रोजन जो है अधातु है। मतलब हाइड्रोजन की जो स्थिति थी स्टूडेंट्स वो कैसी थी बेटा, वो थी आपकी अस्पष्ट। मतलब हाइड्रोजन की स्थिति, अब मैं हाइड्रोजन को H2 लिख रहा हूं, हाइड्रोजन इसी रूप में पाया जाता है सामान्य तापक्रम पर। मतलब हाइड्रोजन की जो स्थिति थी, वो अस्पष्ट थी। मतलब हाइड्रोजन की जो स्थिति थी वो कैसी थी, अस्पष्ट थी। ये हमारा आधा आंसर है। ठीक, अब इसको ध्यान से देखो और यहां चलो। मेंडलीव की आवर्त सारणी को वर्गीकृत करने में जो यौगिक बने वो किन तत्वों से मिलकर बने थे, तो कौन से तत्वों से मिलकर बने थे, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, आपका सल्फर, सोडियम, ऑक्सीजन, मतलब सेम चीज। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और सोडियम से मिलकर बने हुए थे वो यौगिक जिन्होंने वर्गीकरण में क्या किया भाई, अपना योगदान दिया और जिन्होंने ये बताया
इन सबको देखोगे और नीचे वाले सबको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ हाइड्रोजन सोडियम जैसा बिहेव कर रहा है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन क्लोरीन जैसा अधातु जैसा बिहेव कर रहा है। तो हाइड्रोजन की इस जो स्थिति थी वो स्पष्ट ना होने के कारण एक ये कमी बन गई मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, अब दूसरे भाग पर आते हैं। कैसे इन तत्वों से बने यौगिकों के आधार पर तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति बताई गई। ठीक है, तो भाई सोडियम आपका जो था वो धातु था, पोटेशियम सोडियम लिथियम को एक जैसा जगह पर रखा गया। कुछ इसी तरीके से आपकी जो अधातु थी उनको एक समय पर रखा गया, एक जगह पर रखा गया। इसको आप देख सकते हैं कहां, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। बात समझ में आई, पर इससे हाइड्रोजन की स्थिति कैसी थी तो यह आपकी अस्पष्ट थी। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा घुमा फिरा कर ऐसे पूछा गया था, बट ये उसका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, चलो ले लिया है, मिटा देते हैं, है ना। चलो ये मिटा दिया गया, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां से भी मिटा दिया गया। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कार्बन के दो अपर रूप यानी कि अवतार होते हैं, एक होता है हीरा, ठीक है, और दूसरा मोती नहीं होता है, दूसरा होता है ग्रेफाइट। एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट के रासायनिक गुणधर्म समान है, रासायनिक गुणधर्म समान है, पर संरचना और भौतिक गुणधर्म कैसे हैं, भिन्न है। तो भाई रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सिंबल होता है, चिन्ह होता है। बात समझ में आ रही, तो वह एक समान होंगे ही क्योंकि दोनों कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, पर संरचना और भौतिक गुणधर्म भिन्न क्यों है। संरचना यदि किसी चीज की अलग होगी तो उसका भौतिक गुणधर्म भी क्या होगा, भाई अलग अलग होगा। अब याद करो कि जो आपका हीरा होता है ये कैसा होता है, तो ये आपका टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय होता है। पर आपका जो ग्रेफाइट है वो कैसा होता है, तो भाई ये आपका जो है क्या कहते हैं इसको, ये आपका 2D में पाया जाता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो कोण बनता है वो 120 डिग्री का बनता है। बात समझ में आ रही है। षटकोणीय होता है आपका ग्रेफाइट, और हीरा कैसा होता है भाई, चतुष्फलकीय होता है। आकृति बना लेते हैं दोनों की, तो देखो हीरा ऐसा बनता है, क्योंकि हीरा नहीं बनाना है, पर हीरा जो है स्टूडेंट्स वो इस तरीके से बनता है। आप ध्यान से देखेंगे तो हीरा का हर कार्बन जो है वो अपने आप में 4 आबंधन किए हुए है। ध्यान से देखो आप, हर कार्बन जो है वो अपने आप में 4 आबंधन किए हुए हैं। वहीं के वहीं ग्रेफाइट की यदि हम बात करेंगे, यह आंसर नहीं लिखना है, बट आपको समझाने के लिए मैं इसको यहां पर ऐसे 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 लिख रहा हूं। नीचे की तरफ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। एक मिनट रुको। हीरा जो है ये इस तरीके से रहता है, सॉरी ग्रेफाइट। यदि हम बात करें तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ, और इस तरीके से जो है ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। ठीक है, अब आप गौर से देखेंगे तो ग्रेफाइट जो है वो अलग षटकोणीय होता है, पर आपके जब हम हीरे की बात करेंगे तो भाई ये चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल होता है। तो आप देखो कि इस वाले कार्बन को आप यदि ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, देखो ये वाले भाग को हटा दो, ये भाग को हटा दो, ये वाले भाग को हटा दो, ये इसको हटा दो। देखो अब कार्बन के यहां पर 4 आबंध बने हुए हैं, और ग्रेफाइट के अंदर कार्बन के सिर्फ 3 आबंध बने हुए हैं। एक तरफ तो कार्बन के 4 आबंध हैं और एक तरफ कार्बन के सिर्फ 3 आबंध बने हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन की अंतिम कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से हीरा में तो 4 इलेक्ट्रॉन उपयोग हो गए, पर ग्रेफाइट जो था उसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन उपयोग हुए, उसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन जो थे वो उपयोग हुए। मतलब ये कि कुछ ना कुछ झोल तो है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम ज्यादा हो रही है। हीरे के पास में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है और ग्रेफाइट के पास में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन में ही उसका जो भौतिक गुणधर्म है और संरचना है वो कैसी हो गई, वो बदल गई। अब देखो ऐसी संरचना होने के कारण ये भयंकर कठोर हो गया। मतलब अभी तक जितने पदार्थ हमें प्राप्त है प्रकृति से धरती पर, उसमें सबसे ज्यादा कठोर क्या है, तो भाई हीरा है। बात समझ में आ रही है। कहा जाता ना हीरा है सदा के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्या है, कठोर है, चमकीला है, कठोर है और कैसा है भाई, चमकीला है। पर यदि हम बात करें स्टूडेंट्स ग्रेफाइट की, तो ये कैसा है, कमजोर है। कैसा है,
कमजोर है, और कैसा है, चिकना है, और कैसा है तो चमकीला नहीं है, ये जो है धूसर है। आपका जो ग्रेफाइट है स्टूडेंट्स, ये कैसा है बेटा, तो ये वाली लाइन नहीं खींचते, रुको, तो ये कैसा है, तो ये हमारा धूसर है। क्लियर हो गया। इसलिए पेंसिल के अंदर वो जो आपकी लीड होती है वो बेसिकली किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, इजीली टूट जाती है। सेल के अंदर की जो रॉड होती है, जो पेंसिल सेल होता है ना, घड़ी वगैरह में उपयोग करते हैं अपन, उसके अंदर की रॉड होती है वो भी टूट जाती है आसानी से। मतलब आपका कमजोर है ग्रेफाइट, और हीरा कैसा है, कठोर है, चमकीला है। बात समझ में आ गई। तो भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या हुआ, देखो भौतिक गुणधर्म भिन्न है, रासायनिक गुणधर्म क्यों समान है, क्योंकि दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, दोनों का जो सिंबल है, चिन्ह है, वो एक समान है। इसलिए दोनों के रासायनिक गुणधर्म जो हैं वो एक जैसे हैं, पर संरचना अलग अलग है, और भौतिक गुणधर्म जो हैं वो भिन्न है। तो इस चीज को हमने यहां पर लिख लिया है। अब हम एक काम करते हैं, हालांकि ये आपको बनाकर देना था वहां पर, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए तो कम से कम आपको 60 शब्दों में तो लिखना था, ऐसा मैंने सैंपल पेपर में भी आप लोगों को बताया था। स्टूडेंट्स, इसको भी बनाना था अपने वहां पर। बात समझ में आ गई। तो मैं मानकर चलता हूं कि इस डायग्राम को मैं इंक्लूड करूंगा अपने आंसर में। अब मैं लिखता हूं इसका आंसर, तो इस वाले भाग को हम लोग मिटा देते हैं। देख लो एक बार, कमजोर, चिकना, धूसर, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है, और यहां पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको भी लिख देते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, नोट कर लो। चलो कर लिया। अब इसका आंसर लिखते हैं जो कि आपको वहां परीक्षा में लिखना था। कैसे लिखेंगे, तो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग नहीं आएगी, बहुत फास्ट लिख रहा हूं मैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों का विन्यास एक जैसा है, दोनों का विन्यास एक समान है, एक समान है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों का जो विन्यास है स्टूडेंट्स वो कैसा है भाई, एक समान है। और क्या है तो वो भी लिख देते हैं, 2 और 4 है, और दोनों कार्बन से बने हुए हैं, दोनों कार्बन से बने हुए हैं। इसीलिए दोनों के रासायनिक गुणधर्म एक समान है, इसलिए दोनों के रासायनिक गुणधर्म एक समान है। इसलिए देखा होगा आपने कि जो हीरा होता है वो कोयले या ग्रेफाइट की खदानों में पाया जाता है। बात समझ में आ रही है। चलो, हीरा और ग्रेफाइट दोनों का विन्यास एक समान है और कार्बन से बने हुए, इसीलिए 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 रासायनिक गुणधर्म एक समान है। इसीलिए रासायनिक गुणधर्म एक समान है। पर और क्या लिखोगे आगे, तो आगे आपको लिखना पड़ेगा पर क्योंकि दोनों की संरचना अलग है, इसीलिए पर संरचना अलग होने से, संरचना और बनावट अलग होने से, बनावट अलग होने से, संरचना और बनावट अलग होने से हीरा कठोर है, कठोर एवं चतुष्फलकीय, हीरा कठोर एवं चतुष्फलकीय है। वहीं ग्रेफाइट वहीं ग्रेफाइट जो है नाजुक एवं धूसर है, नाजुक एवं धूसर है।
दूसरा जो भौतिक गुणधर्म है वो ये है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हीरा के पास कोई भी जो हीरा होता है आपका, ठीक है ना, हीरे की बात हो रही है, जो हीरा होता है आपका उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको कैसे लिखेंगे, हीरे के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, और मैं सीधे ऐसे एरो बना देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। हीरे के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण वो विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक। पहले देख तो लें कि ये जो जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसमें दिख रहा है या नहीं सही दिख रहा है। हाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स, पढ़ने लायक तो है। चलो, इसलिए वो विद्युत का कुचालक है। पर ग्रेफाइट के पास एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है, जिसके कारण वो विद्युत का, और इसके बाद आपको संरचना बनानी थी दोनों की, जो कि मैं बना चुका हूं, आपको बनाना था, पर क्योंकि 3 मार्क्स के लिए तो इतने में ना मार्क्स नहीं मिलने वाले, इसलिए एक वो विद्युत का सुचालक है। इसीलिए हम जितनी बड़ी बड़ी बैटरीज देखते हैं उन सब में जो इलेक्ट्रोड लगा होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। आपने टॉर्च वाले, दीवार घड़ी में लगने वाले जो सेल फोल्ड कर देखे होंगे, काम सबने बचपन में किया है स्टूडेंट्स, राइट? तो उसके अंदर भी क्या लगा होता है आपका, ग्रेफाइट लगा होता है। पढ़ लेते हैं एक बार, हीरा और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नहीं होता गुरुजी, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों का विन्यास एक समान है और कार्बन से बने हुए हैं, इसलिए रासायनिक गुणधर्म एक समान है, पर संरचना और बनावट अलग होने से हीरा कठोर एवं चतुष्फलकीय है, वहीं ग्रेफाइट जो है वो षटकोणीय है। और ग्रेफाइट कैसा है, नाजुक और धूसर है। हीरा के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो विद्युत का कुचालक है, पर ग्रेफाइट जो है आपका, उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो विद्युत का सुचालक है। ये था आपका आंसर। साथ में बनेगा डायग्राम। साथ में कौन सी चीज बनेगी स्टूडेंट्स, साथ में बनेगा आपका डायग्राम। बात समझ में आ गई? तब आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स। तो ऊपर वाली जो लाइन थी उसका एक नंबर के लिए था, नीचे वाली जो लाइन थी वो आपके 2 मार्क्स के लिए था, उसको हमने यहां पर बना दिया है। आपको डायग्राम बनाने थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था, तब जाकर आपके 3 नंबरों का जुगाड़ हो जाता। बात समझ में आ गई? चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्योंकि हमें जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने हैं। अब कारण दीजिए कि कार्बन क्यों नहीं 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता और यह आयन बनाता, और 4 इलेक्ट्रॉन को धारण करके C4- आयन बनाता है, और कैसे कार्बन इस परेशानी से निकलकर बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। आपने देखा होगा कार्बन की जो चतुसंयोजकता होती है और श्रृंखलन की जो गुणधर्म होती है, उसके कारण कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर, ऑक्सीजन के साथ मिलकर, नाइट्रोजन के साथ मिलकर लगभग 30 लाख के आसपास यौगिकों का निर्माण करता है। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन जब इतने सारे यौगिकों का निर्माण करता है तो फिर वो आयन क्यों नहीं बनाता। मतलब यह कि कार्बन आयनिक यौगिक नहीं बनाता, कार्बन जो है सहसंयोजन यौगिक बनाता है। ऐसा क्यों होता है वो बताता हूं। देखो, ये रहा कार्बन, ये रहा 6, इसको अपन ऊपर लिखते हैं। ये रहा कार्बन, ये रहा 6, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है स्टूडेंट्स, तो 2 और 4 है। बात समझ में आ गई? अब अष्टक पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन धारण कर ले, या फिर आप 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर दें। जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन का दान किया तो परमाणु क्रमांक वही रहेगा, क्योंकि वो प्रोटॉनों की संख्या है, पर 4 इलेक्ट्रॉन का दान करने पर यहां पर आ जाएगा +4। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4 से 8, और इसके ऊपर आवेश आ जाएगा -4। तो यही सवाल पूछा गया है कि कार्बन जो है वो दोनों प्रकार के आयन, भाई ये कैसा आयन होगा, तो ये आपका धनायन होगा, और नीचे वाला कैसा होगा, ऋण आयन होगा। बना लेते हैं, तो ये होगा धनायन
या धनायन भी कह सकते हैं, और ये होगा आपका ऋणायन। ये कैसा होगा स्टूडेंट्स? तो ये होगा बेटा आपका ऋणायन। बात समझ में आ गई? तो धनायन होगा और ऋणायन होगा। तो वही पूछा गया है कि कार्बन इस प्रकार के आयन क्यों नहीं बनाता है। अब देखो क्यों नहीं बनाता है। देखो कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो प्रोटॉन है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच कर रखते हैं। अब कार्बन का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है। कार्बन पीरियोडिक टेबल के शुरुआती कुछ तत्वों में पाया जाता है। जिन तत्वों का आकार छोटा होता है वो आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है उसका त्याग नहीं करते हैं, क्योंकि जो नाभिक होता है, इसको ध्यान से सुनना, लंबा आंसर है इसका, क्योंकि जो नाभिक होता है उसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन जिनके पास धन आवेश होता है वो बहुत ही टाइटली, बहुत ज्यादा आकर्षण बल के साथ इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच कर रखते हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या होगा? कार्बन धनायन नहीं बनाने वाला, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का दान नहीं करने वाला, क्योंकि कार्बन के नाभिक ने कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच कर रखा हुआ है कार्बन के छोटे आकार के कारण। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, ऋणायन क्यों नहीं बनाता? भाई चलो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, ले तो सकते हो। कार्बन का कहना है भैया हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सर हमारे पास 6 प्रोटॉन है नाभिक में, आप बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे। प्रोटॉन हमारे पास 6 हैं, बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास पहले 6 थे, अब हो जाएंगे 10। अब 6 प्रोटॉन कैसे संभालेंगे 10 इलेक्ट्रॉन को? स्टूडेंट्स 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे संभालेंगे? ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, विडंबना हो गई। तो कार्बन के जो 6 प्रोटॉन होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉनों को नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि अंतिम कक्षा में 4 की जगह जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है भाई? प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है, और कार्बन का जो आयन है वो कैसा हो जाता है? अस्थिर। कैसा हो जाता है? अस्थिर। तो ऊपर वाला आयन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देता कार्बन के छोटे आकार के कारण। नीचे वाला आयन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन के आने से आपके जो इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत, प्रतिकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे अस्थिरता आ जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों ही आयन कैसे होते हैं? तो ये दोनों आयन होते हैं, भयंकर आप मत लिखिएगा बट फीलिंग समझिए, उन दोनों की भावनाएं समझिए। तो ये दोनों आयन होते हैं भयंकर, ये दोनों आयन होते हैं भयंकर अस्थिर। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों ही आयन कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? ना तो धनायन स्थिर होता है और ना ही इसका ऋणायन स्थिर होता है। मतलब अस्थिर थोड़ी बनेगा। मतलब जो है मतलब कार्बन आयनिक यौगिक नहीं बनाता। कार्बन जो है आयनिक यौगिक नहीं बनाता, इसलिए आपने कार्बन का कोई स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लवण नहीं देखा होगा। होते हैं बट स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आयनिक यौगिक नहीं बनाता, नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? तो ये रही कहानी। और मजे की बात यह है कि जब इसका मैं कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहा था तब मैंने कहा था कि इसको पढ़ लो बाबूजी, इस बार यहां से आने वाला है क्वेश्चन, और देखो आ गया इस बार। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब कार्बन आयनिक यौगिक नहीं बनाता। जो भी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स, आपने वो सुन लिया है, उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। हम आंसर लिखेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा और समय आप लोगों के पास कम है ना। चलो, तो धनायन हो गया, ऋणायन हो गया। मतलब कार्बन आयनिक यौगिक क्या होता है? नहीं बनाता है। अब जब आयनिक यौगिक नहीं बनाता है तो कार्बन को लगता है कि अब उसका क्या होगा, वो किस प्रकार से यौगिकों का निर्माण करेगा। दूर कहीं हाइड्रोजन यही चीज देख रहा होता है और फिर हाइड्रोजन को आती है कार्बन पे दया, और फिर एंट्री होती है हाइड्रोजन की। फिर हाइड्रोजन कहता है कि भाई तू परेशान मत हो, हम जो है इलेक्ट्रॉनों की करेंगे साझेदारी। और जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो फिर कार्बन इस परेशानी से निकल के, परेशानी तो थी, कार्बन जो है वो सारे तत्वों को देख रहा है, सब जो है छोटे मोटे आयनिक यौगिक के वो सब बना रहे हैं। अब कार्बन की मुंडी जो है वो चटक गई कि भैया मैं तो आयनिक आबंध ही नहीं बना पा रहा, मेरे यौगिक कैसे बनेंगे। फिर एंट्री होती है हाइड्रोजन की, और जैसे ही हाइड्रोजन की एंट्री होती है स्टूडेंट्स, तब फिर कार्बन के बनते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा सहसंयोजक यौगिक, लगभग 30 लाख के आसपास।
बात समझ में आई? तो कार्बन आयनिक यौगिक तो नहीं बनाता है, पर यहां तक लिख लेना। इसके बाद वाली चीज को मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। कार्बन आयनिक यौगिक नहीं बनाता, पर से शुरू करेंगे। पर कार्बन में मैं सिर्फ मेन पॉइंट जो है उसको कनेक्ट कर रहा हूं। कार्बन में दो चीजें होती हैं, एक होता है श्रृंखलन, जो कि सिलिकॉन के अलावा और किसी में होता ही नहीं है, और कार्बन की तुलना में सिलिकॉन में कुछ भी नहीं होता है। श्रृंखलन का मतलब क्या है? कार्बन का एक परमाणु दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, सब आपस में जुड़ते हैं, बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं कभी कभी। तो कार्बन में होता है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है? श्रृंखलन मतलब आपस में जुड़ना, कैटेनेशन, आपस में जुड़ना, किसका? एक जैसे परमाणुओं का। तो कार्बन में होता है श्रृंखलन। और क्या होती है? चतुसंयोजकता। तो जिन अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण इसके आयन नहीं बन पा रहे थे, उसी को इसने क्या कर लिया? अपनी ताकत बना लिया, और चतुसंयोजकता के कारण अब निर्माण होता है। देखो देखो देखो, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है लगभग। तो ईगो हर्ट नहीं करने का कार्बन का, बात समझ में आ रही है? कार्बन का ईगो हर्ट हुआ, और सोच लो, अकेला कार्बन ऐसा है जिसके नाम से पूरा का पूरा एक अध्याय है। 118 तत्व पाए जाते हैं स्टूडेंट्स पूरे आवर्त सारणी में, पर अकेला कार्बन ऐसा है जिसके नाम से एक अध्याय है। क्यों? क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो गया। क्यों हो गया? आयनिक यौगिक नहीं बना पा रहा था। तो श्रृंखलन और चतुसंयोजकता के कारण कार्बन बनाता है लगभग, ध्यान से देखिएगा, कार्बन बनाता है लगभग 30 लाख यौगिक। कार्बन बनाता है लगभग 30 लाख यौगिक। समझ सकते हो? बात समझ में आ रही है? तो ईगो हर्ट नहीं करने का कार्बन का। क्लियर हो गया? तो कार्बन ने अब बना लिए क्या? 30 लाख यौगिक। कैसे यौगिक? तो सहसंयोजक यौगिक। स्टूडेंट्स कैसे यौगिक? तो सहसंयोजक। तो सहसंयोजक यौगिक आप सभी जानते हैं। सहसंयोजक यौगिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। तो कार्बन में क्योंकि श्रृंखलन होता है, चतुसंयोजकता होती है, हाइड्रोजन उसका भरपूर साथ देता है, और तब निर्माण होता है हाइड्रोकार्बन का। जैसे कि आपका एलपीजी गैस में भरी हुई गैस, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेट्रोल यानी कि ऑक्टेन, डीजल यानी कि C12H26, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हाइड्रोकार्बन है। साथ में निर्माण होता है बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का, जैसे कि अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ईथर हो गया, एस्टर हो गया, अमाइंस हो गए। बात समझ में आ रही है? तो कार्बन में श्रृंखलन और चतुसंयोजकता होने के कारण ये लगभग 30 लाख सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है। तो क्या कार्बन परेशानी से निकल चुका है? और कैसे कार्बन इस परेशानी से निकलकर यौगिकों का निर्माण करता है, अभी आपके समझ में आ चुका है। बात समझ में आई? तो कार्बन बनाता है ढेर सारे, क्या बनाता है बेटा? तो ये बनाता है ढेर सारे, इन दोनों गुणधर्म के कारण ये बनाता है ढेर सारे सहसंयोजक यौगिक। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन को, और इसके लिए पूरी केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में एक पूरी की पूरी शाखा है, और उनको हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। बात समझ में आ रही है? तो देखो, आयनिक नहीं बनाया तो नहीं बनाया यार, बट सहसंयोजन इतने बना लिया। बात समझ में आ रही है कि आयनिक की अब जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे कि आप लोगों ने पहले कभी हो सकता है नहीं पढ़ा हो मस्ती वस्ती में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब पढ़ लो। बात समझ में आ गई? बहुत सारे बच्चों ने तो पढ़ना भी शुरू कर दिया था, है ना? चलो, तो वो बनाता तो वो बनाता है बहुत सारे क्या? कार्बनिक यौगिक। ये लो, बात समझ में आ गई? तो मैंने वर्बली बता दिया है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना? ध्यान से देखो, ठीक है? अब देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। अगले सवाल में हमसे यह पूछा गया है कि यदि आपका सैंपल पेपर बढ़िया तरीके से हो गया है, और इसके बाद सैंपल पेपर नहीं, सेकेंड टर्म का पेपर यदि बढ़िया तरीके से हो गया है, और यदि कोई सेट आपको देखना है, तो उसका सोल्यूशन कहां पर मिलेगा? भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पेपर था, बढ़िया तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है।
इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी हमेशा आप लोगों के लिए सैंपल पेपर से लेकर एमसीक्यू क्वेश्चंस तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक, वन शॉट रिवीजन से लेकर टॉपिक वाइज वीडियोस तक, बात समझ में आ गई, एनसीईआरटी सॉल्यूशन से लेकर एग्जाम्पलर क्वेश्चन तक सब कुछ उपलब्ध कराता रहेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही जैसी आपकी परीक्षाएं होंगी आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर हर बार अवेलेबल होंगे आपके क्वेश्चन पेपर के, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सा सेट पूछा गया था, उसके जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपसे मिलता हूं अगले सेट जो है उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।